हेलो हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू बोर्डिंग एकेडमी। और सीटेट 2024 का हम लोग फोकस कर रहे हैं और एसएसटी के सेक्शंस को हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एसएसटी का जो सेक्शन है वो थोड़ा डिफिकल्ट सा है और थोड़ा सा आपको ब्रॉड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इससे पहले के वीडियो में मैं सारा कुछ कवर करता हुआ आया हूँ, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, महाजनपदा और गुप्ता मौर्यन एम्पायर, और आज का जो हम लोग सातवाहना वगैरह के टाइम का और कुषाण और सातवाहना को हम लोग थोड़ा इन डिटेल एनालिसिस उसका करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। और ये एक प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए रहेगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये है एसएसटी का सेक्शन और लेक्चर है 9। आइए शुरू करते हैं ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इन द संगम पोएम सम ऑफ द गुड्स ब्रॉट इनटू पुहार ए पोर्ट इन द ईस्ट इंडिया आर मेंशन्ड। संगम क्या है? जैसे आप सुनते होंगे ना संगम लिटरेचर, एक्चुअली क्या है, जो साउथ के एरिया में जो जानकारियां निकली ना वो थोड़ा लेट से निकली। ठीक है, कि किस तरीके का जो है वहाँ की सोसाइटी थी, किस तरीके का स्ट्रक्चर था, वहाँ पे कौन से राजा थे, कौन से जो है था, तो वो जो पूरा जो कंसाइज जो नॉलेज है वो हम लोग को मिलती है जो टेक्स्ट है वहाँ पे। संगम लिटरेचर उसको कहते हैं, जो एक स्पेशल टाइप का जो वहाँ पे एक कल्चर इवॉल्व हुआ उसको हम लोग प्रॉपर कहते हैं संगम लिटरेचर, उसको रिफर करते हैं। क्योंकि हम लोग उस टाइम की चीज़ों को पढ़ के तो समझ सकते हैं कि उस टाइम के राजा क्या थे, समाज क्या था, लोग किस तरीके से बिहेव करते थे वगैरह वगैरह। चोला, चेरा और पांड्या 3 इंपॉर्टेंट राज्य थे जो साउथ में थे, जिनकी बात संगम लिटरेचर करता है। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है कि संगम कविताओं में, अच्छा ये कविताएं हैं, ये जो लिटरेचर है ना संगम लिटरेचर, ये तो साउथ के राजाओं के बारे में बताता है। ये कविताएं हैं, कविताओं का संकलन है। इसमें क्या कविताओं के माध्यम से राजाओं की अतिशयोक्ति भी कई जगह बता दी गई कि राजा बहुत महान होते थे, राजा के पास हजारों लाखों की संख्या में हाथी घोड़े वगैरह होते थे, और बहुत कुछ थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी किया गया, अतिशयोक्ति की गई है। बहरहाल वो तो इन जनरल आप कहीं भी किसी भी उस टाइम के पोएट को या किसी भी हिस्टोरियन को पढ़ेंगे तो वो तत्कालीन राजा की हमेशा बड़ाई या तारीफ ही करता रहता है। तो क्या है, संगम कविताओं में पूर्वी भाषा के एक बंदरगाह पुहार में लाए गए कुछ सामान का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन सामानों में से एक नहीं है? देखिए, कौन सा सामान उसमें से एक सामान नहीं है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए कि अगर आपको नहीं भी पता होता ये सवाल, मान लीजिए इसका जवाब आपको कुछ नहीं पता होता, एक बहुत बेसिक सा मैं आपको चीज बताता हूं जिससे आप, जैसे यार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ना सबसे आसान चीज होती है कॉमन सेंस, जो सबसे ज्यादा अनकॉमन है। मैं कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके इसको आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। देखो भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिक सा था, कपड़े हम लोग यहाँ से भेजते थे और पेपर यानी कि वो जो होता है काली मिर्च, कपड़े और काली मिर्च भेजते थे, और हम लोग वापस में सोना, हीरा, मोती, जवाहरात, पर्स, घोड़े वगैरह हम लोग लाते थे, और जो भी कीमती वस्तुएं थी वो हम लोग वहां से निर्यात करते थे। यूरोप कभी भी कपड़ों का हब नहीं रहा है इतिहास में। जो आज के टाइम पे आप बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हो ना, लुई विटॉन या बहुत आर्मानी या बड़े बड़े जो मतलब बहुत एक्सक्विजिट ब्रांड्स टाइप में है, ठीक है, ऐसा यार कुछ था ही नहीं। इन्होंने क्या किया है, 16वीं शताब्दी के बाद से हम लोग को लूटा और अपना हब बना लिया। वहां पे यहीं से कपड़े ले जाते थे, प्रोसेस करके हमको ही भेजते थे। क्या है, यूरोप में कॉटन प्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं है। कपड़े कहां से प्रोड्यूस करो, क्योंकि कॉटन की खेती के लिए आपको गर्म वातावरण चाहिए, यूरोप है ठंडा वातावरण, तो वो लोग बेचारे कपड़े मतलब कॉटन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, तो कपड़ा कभी भी इंपोर्ट नहीं करा। भारत ने कभी भी कपड़े को इंपोर्ट नहीं किया, हमेशा कपड़े को एक्सपोर्ट किया है। इंडिया ऑलवेज बी नेट एक्सपोर्टर ऑफ कपड़ा, और हमेशा पास्ट में। ठीक है, तो ये देखिए रेडीमेड कपड़े जो है ना ये कभी हमारे यहाँ आए नहीं है, हम लोग यहाँ से हमेशा गए हैं। ठीक है, यही सवाल था कि क्या चीज़ हम लोग ने इंपोर्ट किया। अच्छा, जब कपड़े यहाँ से भेजे तो वापस में हम लोग को चाहे सोना चाहिए होता था, या तो जो है प्रीशियस आर्टिकल्स हो गया, अच्छे नस्ल के घोड़े, अरब में जो है बड़े अच्छे नस्ल के घोड़े पाए जाते थे तो हम लोग घोड़े भी इंपोर्ट करते थे। चंदन की लकड़ी, पर्ल्स, मोती, ये सब हम लोग इंपोर्ट करते, लेकिन कपड़ा कभी इंपोर्ट नहीं किया, क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो कपड़े को, कॉटन को उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में जो काली मिट्टी है, जो पानी को सोख के दलदल बन जाती है, वो कॉटन की खेती के लिए बिल्कुल परफेक्ट इन्वायरमेंट देती है।
ठीक है। तो जो इंपोर्ट है ना, रेडीमेड क्लोथ का इंपोर्ट कभी नहीं हुआ, एक्सपोर्ट हुआ है हम लोग के यहाँ से। 16वीं शताब्दी का अगर इकोनॉमी की बात की जाए ना, चलते चलते मैं आपको जानकारी दे दूं, दुनिया का 1/4 जीडीपी भारत प्रोड्यूस करता था। मान लीजिए पूरी दुनिया की जीडीपी मान लीजिए 100 रुपए है, तो उसमें से 25 रुपए का सामान भारत प्रोड्यूस करता था, बाकी पूरी दुनिया मिला के 75 रुपए का सामान प्रोड्यूस करती थी। आप सोच सकते हैं भारत को सोने की चिड़िया हवा में नहीं कहा जाता था, बहुत मतलब पुख्ता रीजन थे। मुआवेंदर, मुआवेंदर एक शब्द है जिसका इस्तेमाल किया गया है किसमें, संगम के लिटरेचर में। तो मूवेंदर जो कहा गया है, ये किसको कहा गया, किसको रिफर कहा गया है? मूवेंदर शासक के मुखिया थे, मूवेंदर किसको कहा गया है? तो मूवेंदर जो है ये 3 राजा चेरा, चोला और पांड्या, इनके समूह को मूवेंदर कहा गया है। कहां पे? संगम लिटरेचर के अंदर में। अगला सवाल है कि सबसे फेमस रूलर जो है सातवाहना के कौन थे? सातवाहना, जैसे कि आप इस तरीके से भारत का नक्शा यूं देखोगे ना, यूं करके, और यहाँ पे गुजरात का हिस्सा है, तो ये सातवाहना है ना, वो भारत के इस हिस्से में हावी थे, काबिज थे। ये एरिया सातवाहना के अंडर में आता था, सातवाहना के अंडर में बेसिकली ये एरिया आता था। इनके लिए क्या खास चीज थी? जो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा रहा है वो गौतमी पुत्र सतकर्णी है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये सबसे खास राजा इनका सातवाहना किंगडम का रहा है। इनकी खासियत ये थी कि ये इनके जो राजा होते थे ना, हमेशा माओ का नाम लेके आगे, इनका जो पेट्रीलिनियस था, जैसे कि हम लोग क्या है पिता के नाम के साथ राजा आगे बढ़ते हैं, इनके में हमेशा आप देखिएगा माँ के नाम के साथ ये लोग हमेशा इनके राजा का नाम जोड़ा है। जैसे कि है गौतमी पुत्र, तो गौतमी ऑब्वियस सी बात है इनकी माँ का नाम होगा, तो इनका नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ये नाम हो गया। गौतमी यानी उनकी माँ का नाम, पुत्र यानी बेटा। तो सातवाहना रूलर जो है बेसिकली मैट्रियार्कल सोसाइटी जनरली इसको माना जा सकता है, प्रॉपर मैट्रियार्कल नहीं थी, लेकिन ये गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है सबसे इंपॉर्टेंट राजा उस टाइम का सातवाहना डिनास्टी का रह चुका है। इन्होंने लीड के कॉइन जो है बहुत ढेर सारे सिक्के चलाए थे अपने समय पे। अगला सवाल लिखता है बुद्ध धर्म के प्रसार में कुषाण शासक कनिष्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? ठीक है, देखो जैसे 2 राजाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है बुद्धिज्म को प्रमोट और प्रचार प्रसार करने के लिए। सबसे पहला राजा था अशोका, ठीक है। अशोका ने सबसे बड़ा काम यह किया, जब कलिंग वार हो गई, कलिंग वार के बाद उसने कहा कि हम सन्यासी संत बन जाएंगे और हमको मजा नहीं आ रहा है, अब हम लोगों को लड़ाई करके नहीं जीतेंगे, हम धर्म के माध्यम से जीतेंगे। तो जो धर्म उसने अपनाया वो धर्म था बुद्ध धर्म। उसके अंतर्गत बहुत ढेर सारे उसने प्रचारक जो है तमाम देश विदेश में भेजे और बहुत ढेर सारे इंस्क्रिप्शन भी जगह जगह पे लगवाए। अलग अलग इंस्क्रिप्शन का मतलब जो पिलर्स हैं या खंभों पे जो है उसने आज भी देखिए अशोक की लाट का जो स्तंभ है वो आज भी आपको दिख जाएगा, उसमें जो चक्र है ना वो चक्र कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से आया हुआ है। धर्म चक्र परिवर्तन एक वर्ड आपने सुना होगा, वो जो अशोक चक्र की बात जो होती है ना वो बुद्धिज्म का प्रतीक है कि वो उसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जब बुद्धा इनलाइटन हो गया यानी कि धर्म के चक्र को मूवमेंट मिल गई, यानी इनलाइटनमेंट को कहीं ना के बाद का जो सेक्शन है ये उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो लेकिन और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा था जिसने बहुत बुद्धिज्म के लिए अच्छा किया और बहुत प्रचार प्रसार किया वो था कुषाण। कुषाण राजा की बात हो रही है। कनिष्क राजा था जो कुषाण डिनास्टी का राजा था। कनिष्क ने सबसे अच्छा ही क्या किया, कनिष्क ने कुछ चीजें बहुत बड़ी बड़ी काम किए बुद्धिज्म के प्रचार के लिए। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कनिष्क ने किया। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में उसने क्या किया कि जो अलग अलग इनके वो थे अभिधम्मा पिताका, सुत पिताका, ठीक है, तो इनकी जो अलग अलग किताबें थी ना इसको कंपाइल कर दिया अच्छे से, ताकि अगर कोई बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना चाहता है तो अच्छे से पढ़ सकता है। दूसरा इसने बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन क्या किया कि बुद्ध की प्रतिमाओं का प्रचलन कनिष्क के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गया। इससे पहले बुद्ध की प्रतिमा को पूजा नहीं जाता था, बुद्ध के चिन्हों को पूजा जाता था। बुद्ध के चिन्ह क्या है? स्तूपा। स्तूपा जो है बुद्ध का एक चिन्ह है लेकिन बुद्ध नहीं है। लेकिन कनिष्क के बाद से बुद्ध को मूर्ति बना के मूर्ति के फॉर्म में पूजा जाने लगा। यह बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा। जितनी भी प्रतिमाएं मूर्तियां आप लोग देखेंगे बुद्ध की पुरानी वो कनिष्क या उसके बाद की ही होंगी। महायान 2 पंथ होते हैं बेसिकली वैसे 3 पंथ होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है बुद्धिज्म में 2 पंथ होते हैं।
हीनयान और महायान। तो कनिष्क का सबसे ज्यादा जो झुकाव था या जो मानना था वो महायान को लेके था, हीनयान को लेके इनका ज्यादा मानना नहीं था, क्योंकि हीनयान का जो पंथ है बुद्धिज्म में वो बुद्ध के चिन्हों को पूजता है, बुद्ध को नहीं पूजता है, बुद्ध की प्रतिमा को नहीं पूजता। लेकिन जो महायान का जो सिस्टम है वो बुद्ध की प्रतिमा को पूजने में विश्वास रखता है। इनके ही संरक्षण में गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया था। और तक्षशिला की जो यूनिवर्सिटी थी जिसमें बुद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता था वो भी इनके समय में बहुत ज़्यादा ग्रो की थी। तो आइए देखते हैं, जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया इसको समझ के देखते हैं कि इसका सवाल क्या है। बुद्ध धर्म के प्रसार में कनिष्क शासक कुषाण शासक कनिष्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिल्कुल सही बात है, बुद्ध धर्म को मानने वाला था। उन्होंने प्रकृति में बुद्ध की शिक्षाओं को व्यवस्थित करने और संस्कृति की अनुवाद के लिए विद्वानों को कश्मीर में चौथी बुद्ध परिषद बुलाई। चौथी बुद्ध परिषद यानी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, उससे पहले 3 बुद्धिस्ट काउंसिल हो चुकी थी कि ये सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने बुलाई थी। कहाँ बुलाई थी? कश्मीर में बुलाई थी। उसने बुद्ध के चित्रों वाली सिक्के जारी किए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बुद्ध को चित्र के रूप में पूजा जाने लगा, बुद्ध को चिन्ह के रूप में पूजा जाता था इससे पहले, लेकिन कनिष्क के बाद से बुद्ध को चित्र के रूप में पूजा जाने शुरू हो गया। ठीक है, तो यानी कि सबसे बड़ा योगदान कौन सा? लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान कहेंगे वो ये कहेंगे कि इसने एक बैठक बुलाई, इसमें एक बैठक बुलाई जिसमें बुद्ध के बेसिक जो टीनेट्स हैं, जो कश्मीर में जो इन्होंने चौथी महासभा बुलाई एक तरीके से, वो सबसे ही इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाकी योगदान भी रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है, देखो कंसेप्चुअल क्लियरिटी कभी भी किसी धर्म में रहेगी तो वो धर्म बहुत दूर तक जाएगा। तो जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिली कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म को चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल से, जो कनिष्क ने बुलाई थी कश्मीर में, कुषाण डिनास्टी का जो राजा था, वो एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर था बुद्धिज्म को फलने फूलने और आगे बढ़ने के लिए। निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों को आरंभ से शुरू के कालांतर क्रम में सूचीबद्ध करने और तदनुसार सही विकल्प का चयन करें। समय समय पे बहुत ढेर सारे बुद्ध को मानने वाले अलग अलग, जैसे कि अशोका ने तो कह दिया कि बुद्धिज्म है और देश विदेश में जाओ प्रचार करो बुद्धिज्म का। अब मान लो कोई चाइना में रहता था, कोई जापान में रहता था, कोई श्रीलंका में रहता था, उसको जो है बुद्धिज्म के बारे में पता चला तो उसको क्यूरियोसिटी जागी कि बुद्धिज्म है क्या, मैं चलो देखता हूँ, जाके देखता हूँ कि लोग किस तरीके से बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, वो कौन सी जगह है जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बुद्ध की सीख को पढ़ाया जाता है, विनय पिताका, अभिधम्मा पिताका और सूत पिताका को पढ़ाया जाता है, जैसे कि तक्षशिला है या नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो तमाम बाहर के जो है अनुयायी जो बुद्धिस्ट धर्म को मानते थे वो देश विदेश से भारत में आए। उसमें से कुछ का नाम बताया गया है, जैसे कि फाहेन, आइजिंग, जुआंगजैंग। ठीक है, तो ये चौथा जो इनका सीरीज है ये करीब 1600 साल एडी के आसपास आए थे, फिर ये उससे 200 साल बाद आए थे, फिर ये 50 साल बाद आए थे। अच्छा, ये लोग जो बाहर से आए, इनका जो यहाँ के जो शासक थे इन्होंने बहुत स्वागत किया खुले दिल से, और इनको बहुत ढेर सारे पुरस्कार भी दिए, बहुत ढेर सारे तोहफे भी इन लोग को दिए। इन लोग को अपने जो राज्य है, जो कोर्ट थी इनकी, जो इनका न्यायालय था, जो इनका सभागार था, उसमें ऊंचे ऊंचे पदों पे भी इनको बैठाया गया। जैसे कहते हैं ना अतिथि देवो भवो, तो हवा में नहीं कहते कि भारत में अतिथियों का सेवा होती है, ये हमारे पास इतिहास रहा है भारत का कि अतिथियों की सेवा हमने की है। ये इतिहास में भारत को तो छोड़ दो, जितने विदेशी भी आए उनका हमने स्वागत किया है, लेकिन जितने भी बाहर से लोग आए उन्होंने लूटने में ही भारत को दिलचस्पी दिखाई। कुषाण द्वारा रेशम मार्ग पर नियंत्रण चाहने का प्राथमिक कारण क्या था? रेशम मार्ग उस मार्ग को कहते हैं जहां, जैसे कि चाइना जो था वो रेशम का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था, और यूरोप जो है कपड़े वगैरह तो इनके यहाँ होते नहीं थे, तो एक कॉटन तो इंडिया से लेके जाते थे और रेशम जो है ले जाते थे चाइना से। तो देखो जैसे इस तरीके से इधर में यूरोप है, मैप जब आप देखिएगा, और यहाँ कहीं भारत है और यहाँ कहीं चाइना है, तो यहाँ से होता हुआ यूरोप को पहुँचता था सिल्क,
और यहाँ से बहुत ढेर सारा सिल्क जब चाइना से होता हुआ यूरोप पहुंचता था तो जिस रास्ते से ले जाते थे सिल्क को उसको कहते हैं सिल्क रूट। उसको क्या कहते थे? सिल्क रूट। ठीक है। और जो जैसे ये भारत का आप नक्शा देखिएगा तो ये ऊपर में कश्मीर का हिस्सा है, तो मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने की। ठीक है। तो ये यहाँ से होता हुआ हिमालय के बीच के दर्रों से होता हुआ जाता था और इसी एरिया में कुषाण का कब्जा था। ये लोग जो है सिल्क रूट के ऊपर नजर गड़ाए बैठे रहते थे और पूरा जो है जैसे कहते हैं ना हाईवे गुजरता था। ये एक हाईवे था चाइना से यूरोप को जोड़ने वाला, जो भारत के कुछ अंश से होके जाता था और उसके ऊपर के अंश से होके जाता था। और वहां पे जो शासक थे वो थे कुषाण। कुषाण क्या करते थे? भैया ठीक है, इस रास्ते की रख रखाव के नाम पे हमको टैक्स दो, ऐसे मुफ्त में तुमको हम लेके यहाँ से वहां तक जाने नहीं देंगे। ठीक है। तो इसलिए ये कंट्रोल करना चाहते थे इस रास्ते को, और कंट्रोल किया भी इनसे, और इनको बहुत ज्यादा लाभ भी होता था इस सिल्क रूट को कंट्रोल करने में। ठीक है। तो क्या सवाल है? कुषाण द्वारा रेशम के मार्ग पर नियंत्रण चाहने का प्राथमिक कारण क्या था? उनका प्राथमिक कारण पैसा था, रुपया था। जितना ज्यादा आप ट्रेड के मार्गों को कंट्रोल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। आप सोचो हाईवे आपके घर के सामने से जा रहा है, आप कुर्सी लगा के बैठ जाओ, जितनी भी ट्रक जाए उससे वसूली चालू कर दो कि 20-20 रुपया हमको दो, कितना फायदा हो जाएगा। कुषाण लोग वही करते थे। ठीक है। तो वे बढ़िया रेशम का कपड़े पहन सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा जिसके पास है वो कुछ भी पहने। उनके जहाज रेशम के यूरोपीय बाजारों तक ले जा सकते थे। वे मार्गों को यात्रा करने वाले व्यापारियों से कर यानी टैक्स, नजराना यानी गिफ्ट, उपहार उसी का हिंदी परिवर्तन हो गया, प्राप्त कर सकते थे। ये कर का मामला था, ये टैक्स का मामला था। कुषाण को कोई और इंटरेस्ट नहीं था चाइना में, यूरोप में। उनको मतलब था अपने पैसे से, अपने कट से इनको मतलब था, इनको फायदा होता था। इस वजह से ये लोग उस क्षेत्र को कब्जिया के रखते थे और आने जाने वालों से वसूली करते थे, जिसको ये लोग कर का नाम देते थे। 2000 साल पहले रोम और शेष यूरोप में रेशम की इतनी अधिक मांग क्यों थी? यार देखो, सीधी सी बात है, जब उनको कपड़ा उगा ही नहीं सकते हैं, कॉटन उगा नहीं सकते हैं, और रेशम की खेती के लिए, रेशम को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही बारीक तरीके से, जैसे कि रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपने खोल से जब निकल जाता है कैटरपिलर, तो उसको बहुत बारीक तरीके से उसको निकालना पड़ता है। ये एक आर्ट है जो चाइना में जन्मी, और कई हजार साल तक चाइनीज़ ने पूरी दुनिया को ये नहीं बताया कि रेशम को हम लोग कैसे बनाते हैं। इस चीज़ की वजह से रेशम की दुनिया में शॉर्टेज रही और यूरोप के लोग हमेशा लालसा रही उनके अंदर में, क्योंकि वो तो पैदा नहीं कर सकते थे और ना ही वो लोग वो जो है क्रिएट करते थे। तो वो ये था कि बाहर से आई हुई चीज़ है, बाहर से आई हुई चीज़ है तो वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि काली मिर्च हम उगा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, लेकिन यूरोप में काली मिर्च उगाना संभव नहीं है। जैसे कि आवाकाडो नाम के एक फल की बात आप सुनते होंगे। आवाकाडो यूरोप में पाया जाता है और यूरोप का एक फल है, लेकिन भारत में आवाकाडो नहीं पाया जा सकता है या प्रोड्यूस नहीं होता है बहुत बड़े मात्रा पे, क्योंकि हमारा क्लाइमेट उसको फेवर नहीं करता है। ठीक है, इस तरीके से मामला था। तो यूरोप वाले लोग रेशम को बहुत अच्छा मानते थे। उसके पीछे कारण ये है कि रेशम की जो पोशाक है वो आम आदमी तो पहन ही नहीं सकता था, क्योंकि बाहर से आता था, महंगा होता था। कुषाण जो रास्ते में बैठे रहते थे वो लोग टैक्स वगैरह भी लेते रहते थे। तो रेशम पहनना शासकों और अमीरों के बीच फैशन बन गया था, क्योंकि आम आदमी नहीं पहन सकता था, अमीर और शासक ही पहनते थे। अमीर और शासक लोग ही रेशम के कपड़ों को पहन सकते थे, गरीब आदमी सिर्फ देख के ललचा सकता था। इस वजह से रेशम की बहुत ज्यादा मांग थी, क्योंकि वहां प्रोड्यूस नहीं होता था, जो भी आता था वो बाहर से आता था, बाहर से आता था तो चीजें महंगी होती है, जाहिर सी बात है। निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा समूह अतिभारित रेशम पर स्थित था? यानी सिल्क रूट के ऊपर कौन सा समूह, कौन सा देश, कौन से जो है नगर स्थित थे? तो कशघर नाम का जो शहर था और यरकंद नाम का जो शहर था और कोटान नाम का जो शहर था, ये अफगानिस्तान के आसपास के शहर हैं। ये सब रेशम के रूट के ऊपर स्थित थे। सीधा सीधा सवाल सीटेट में किसी न किसी समय पूछा जा चुका है। बहरहाल, व्यापार के मामले में कुषाण शासक का प्रमुख नवाचार क्या था? व्यापार के मामले में कुषाण का इनोवेशन क्या था? क्या उन्होंने अच्छा क्या
खोजा था। आइए देखते हैं। कुषाण के बारे में हम लोग ने बहुत ढेर सारी बात कर ली। कनिष्क का इंपॉर्टेंट था, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल इसने कराई थी, प्रतिमाओं को पूजना चालू हो गया था, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का ये जो है मेन पैटर्न था, और इसने बहुत ढेर सारे बाहर से आने वाले जो ट्रैवलर्स थे, जो यात्री थे, उनको सम्मान भी बहुत किया था और उनके तोहफे वगैरह भी बहुत दिए थे। वे उन व्यापारियों से कोई कर नहीं लेते थे जो रोम के रास्ते से उनकी भूमि से होकर गुजरते थे। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, पैसा तो लेते थे। उन्होंने रोमन साम्राज्य के साथ व्यापक व्यापार किया। उन्होंने रेशम मार्ग पर व्यापारियों द्वारा उपयोग के लिए सोने के सिक्के जारी किए। ये एक इनोवेशन था। इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि देखो, आज के टाइम पे सिक्के और पैसे बहुत आसानी सा लगता है कि अरे चलो 5 रुपए 10 रुपए ऐसे दे दो, लेकिन एक समय पे सिक्के का आविष्कार नहीं हुआ था क्योंकि आरबीआई नहीं था। अब आरबीआई तो आज आया है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री। राजा आते थे, दूसरे राजा पे हमला करते चले जाते थे, तो सिक्के वगैरह बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थे। सबसे बड़े पैमाने पे अगर कोई राजा जिसने सिक्के इशू किए तो वो सोने के सिक्के, वो कुषाण थे। कुषाण ने सोने के सिक्के जो है इशू किए। और इसका फायदा क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि समझ लो आप खुद को व्यापारी के जगह पे रखिए, आप जो है ऊंट के ऊपर लाद वाद के ले जाइए बहुत ढेर सारा रेशम, ठीक है, और रेशम बेच दीजिए। उसके बदले आप क्या लीजिएगा? आपने बहुत बड़े बड़े रेशम के बोरे बेचे और सिक्के, 4 सिक्कों में उसकी कीमत ले ली। उसको आप कहीं भी आसानी से छुपा सकते हो। छुपा लिया तो क्या है कि अगर कोई डाकू वगैरह अटैक करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप पैसा ले जा रहे हो, ठीक है। सोने के सिक्के का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि कम जगह लेता है सोने का सिक्का, कीमती होता है और सोना हर जगह एक्सेप्टेबल है। आप यूरोप में भी जाके सोने के तौर मतलब बार्टर सिस्टम के तहत चीजें ले सकते थे। ये कुषाण की सोच थी कि लोगों को सोने के सिक्के का इस्तेमाल करके व्यापार भी करा जा सकता है, और सोनों के सिक्के का प्रचलन कुषाण ने बहुत ज्यादा कर दिया था। ये तो आज के टाइम पे गूगल पे आ गया है ना कि यहाँ बैठे बैठे वहाँ गूगल पे हो गया, चलो भैया कंटेनर निकल गया है आपका। ऐसा सिस्टम नहीं था। ऊंट पे लाद के लोग जो है रेशम की को जो है लादते थे और हजारों मील की जर्नी करते थे। आज इस साल का गया हुआ व्यापारी इस ठंडक का अगले साल वापस आता था। इतने लंबे लंबे सफर होते थे, ठीक है। कनिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कनिष्क के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये देखते हैं। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्धिक संगति का आयोजन किया था। बिल्कुल सही बात है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल का कनिष्क ने आयोजन किया। कहाँ किया? कश्मीर में किया। कनिष्क ने चारक और सुश्रुत को संरक्षण दिया। जैसे कि चारक ने चारक संहिता लिखा, सुश्रुत ने उस टाइम पे कई हजार साल पहले इसने क्या किया था? सुश्रुत ने जो है सर्जरी वगैरह ये कर देता था उस टाइम पे। जो सर्जरी आज हम लोग करते हैं ये आज की जो बात नहीं है, उस समय पे भी सर्जरी वगैरह होती थी। शका संवत की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। शका संवत 78 AD, अपने जन्मदिन के हिसाब से इसने जब ये गद्दी पे चढ़ा था कनिष्का, तो शका संवत को 78 AD से इसने चालू कर दिया था। इस समय गांधार मूर्ति कला का विकास हुआ। जैसे कि मैंने कहा मूर्ति कला, मूर्ति बनाने की शुरुआत हो गई थी। किसकी मूर्ति? बुद्ध की मूर्ति को बनाने का शुरुआत हो गई थी। दूसरा एक चीज, मतलब बहुत डिटेल में अगर जाएंगे तो एक वर्ड आता है हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक टाइप ऑफ आर्ट। तो बुद्ध की जो मूर्ति बनाई जाती थी गांधारा स्कूल में जो कनिष्क के अंदर था, वो बुद्ध की प्रतिमा जो ग्रीक, जो यूरोप का जो ग्रीक है उनके भगवानों से मैच होती थी। इससे बात साबित होती है कि जो लोग आते थे सिल्क रूट के माध्यम से, ग्रीक वगैरह से, तो आर्टिस्ट भी आते थे और सिल्क रूट का बहुत ज़्यादा असर गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट पे रहा। तो यहाँ की जो मूर्तियाँ थीं वो यूरोपीय स्टाइल से प्रभावित थी। क्यों? क्योंकि ये सिल्क रूट के पास था गांधारा स्कूल। बहुत डिटेल में चले गए, इतना आपको शायद ज़रूरत नहीं है समझने की। बहरहाल भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ठीक है, देखो भक्ति और सूफी दो मूवमेंट निकले, बहुत बड़े मूवमेंट थे और ये करीब 12-13 सेंचुरी के आसपास निकले। देखो कभी भी धर्म बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना, या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है तो हमेशा उसका एक आसान वर्जन उसके बाद में उसके विरोध में निकलता है। तो जब धर्म मुश्किल हो गया पहले चरण में, तो जब धर्म मुश्किल हुआ तो बुद्धिज्म और जैनिज्म निकला, और दूसरे चरण में जब धर्म मुश्किल हुआ तो सूफिज्म और भक्तिज्म निकला। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए
कि जो धर्म है वो मुश्किल हो गया, तो उसके विरोध में जो मूवमेंट चला वो भक्ति मूवमेंट है। उसमें ये कहा कि भगवान को मन से मानो, पूजा मत करो, दिखाओ मत, यज्ञ मत करो, बलिदान मत दो, बलि मत दो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए आप सीधे रास्ते का इस्तेमाल कीजिए, मन में ही प्रेम के भाव को रखिए। जैसे कि मीरा का जो प्रेम है वो कृष्ण को लेके, वो कोई पूजा नहीं कर रही हैं, वो बस क्या है कि मन ही में प्रेम कर रही हैं, तो ये भक्ति है। तो भक्ति मूवमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। डिवोशन, डिवोशन यानी समर्पण, समर्पण है इंसान का भगवान के प्रति, पूजा के माध्यम से नहीं, मन के माध्यम से, मन की आंखों से भगवान को देखने को भक्ति कहते हैं। तो भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? किसी देवता या देवी के प्रति संपूर्ण और व्यक्तिगत पूजा, व्यक्तिगत पूजा पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्यक्तिगत पूजा का मतलब क्या हुआ? मन में ही मैंने कह लिया कि मैंने ईश्वर को पूज लिया, ठीक है, मन को ही जो है मंदिर मान के ईश्वर की मूर्ति मन के अंदर ही लगाई और मन में ही पूजा कर ली, बाहर ना कोई मंदिर में गए, ना किसी पुजारी को चढ़ावा चढ़ाया, ना किसी ब्राह्मण के पैर छुए, यही मामला था। तो किसी देवी देवता के प्रति संपूर्ण और व्यक्तिगत पूजा ही भक्ति मूवमेंट था। सामान्य लोगों को भक्ति की ओर आकर्षित होने का मुख्य कारण क्या था? सामान्य लोग भक्ति मूवमेंट के प्रति आकर्षित क्यों हुए? सामान्य लोग भक्ति मूवमेंट के प्रति इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि भक्ति मूवमेंट आसान था, करने लायक था, आपको ज्यादा कुछ खर्चा नहीं होता था, जेब पे भारी नहीं था धर्म, ठीक है। यह केवल एक विशेष देवता के प्रति समर्पण था, नहीं, विशेष देवता के प्रति समर्पण नहीं था, यह बहुत सस्ता था, इससे कोई खर्च नहीं था, यह बहुत सच बात है, बिल्कुल सच बात है। उनकी मनोकांक्षाएं सदैव पूरी होती थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई एक धर्म को मान के आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाए तो वो धर्म सिर्फ लोभ और लालच का धर्म है, ऐसा कोई धर्म है ही नहीं। धर्म और महत्वाकांक्षा ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, ये दोनों विलोम है एक दूसरे के, क्योंकि धर्म त्याग बताता है और महत्वाकांक्षा इच्छा, लोगों को चीज़ों को पाने की इच्छा रखना होता है, और जब धर्म कहता है पाने की इच्छा मत रखो, त्याग करने की इच्छा रखो। तो धर्म और महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, विलोम शब्द हैं। उनके परिवारों ने भक्ति से जुड़े समारोह का आनंद लिया, कोई आनंद की बात नहीं, धर्म में आनंद कैसा? धर्म खुद में ही एक आनंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये बहुत सस्ता था, आसानी से लोग, आम आदमी आसानी से धर्म को फॉलो कर ले, वही में उसको मजा आता है, और क्या, ठीक है। चाइनीज पिलग्रिम, जैसे कई बाहर चाइनीज लोग जो है बुद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, और बहुत ढेर सारे पिलग्रिम समय समय पे वेन सांगफा, हेन आई जिंग, ये तमाम लोग भारत में समय समय पे आए, जैसे ज्वानजांग करके भी एक सज्जन आए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? दे लाइक द वार्म क्लाइमेट, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि चाइना में भी गर्म क्लाइमेट है, तो गर्म जलवायु की तो बात है नहीं। दे वॉन्टेड टू विजिट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, वो बुद्ध की जो मोनास्ट्रीज हैं, जो बुद्ध की पूजा स्थल है, जो बुद्ध की जो जहाँ पे वो लोग रहते थे, खाते थे और जो है पूजा आराधना करते थे, और जहाँ पे वो लोग संग्रहित होते थे, उन जगहों को ये लोग देखना चाहते थे और बुद्ध के जीवन को समझना चाहते थे, इसलिए ये लोग बाहर से, विदेशों से भारत में आते थे। इनकी और कोई लोभ लालच या व्यापार करने की इरादा नहीं था, इनका ज्ञान और ज्ञान लेना, बुद्ध के से जुड़ा हुआ, उनसे जुड़े हुए जो है जीवन के इम्पोर्टेंट लोकेशंस के ऊपर जाना, जगहों पे जाना, और उनके द्वारा बताए गए मार्ग को फॉलो करने ही के लिए ही ये लोग आते थे, ठीक है। एक शब्द आया एम्फोरे, एम्फोरे क्या होता है? एम्फोरे, अब देखो सच मैं बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगा, तो मुझे ये एग्जाम से पहले, आज इस वीडियो से पढ़ाने से पहले एम्फोरे मुझे नहीं पता था क्या होता है। और इस तरीके के क्वेश्चन आप हमेशा एंशिएंट इंडिया में के 1-2 क्वेश्चन आप हमेशा पा जाओगे, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, आपको ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा कि बहुत प्राचीन में से कोई एक, कहीं से भी एक वर्ड उठा दिया और पूछ लिया ये क्या होता है। क्या देखो, सब कुछ जाना तो संभव नहीं है, अगर आप गेस कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो गेस, मतलब जानते हो तो ठीक है, लेकिन गेस मत करना इस तरीके से, क्योंकि इसका कुछ हिसाब किताब है नहीं। अच्छा, मुझे क्या लगा था एम्फोरे क्या होगा? एम्फी थिएटर से आया होगा, जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर स्टेडियम में मैच वगैरह देखते थे या खेल का आनंद लेते थे, लेकिन एम्फोरे का सच कहा जाए तो इसका मतलब क्या है?
एक बड़े सुराही नुमा जार को कहते हैं जिसमें 2 हैंडल लगी होती है, उसको इटालियन वर्ड में एम्फोरे कहते हैं। ठीक है, अब यार इस इंफॉर्मेशन को जरूरी नहीं है कि आप जानो, मुझे भी नहीं पता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे नहीं पता था कि एम्फोरे क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में पूछा गया, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन से परेशान होके ना भागना नहीं है, घबराना नहीं है, 1-2 क्वेश्चन तो छोड़ देना होता है। पेपर, काली मिर्च को रोम के साम्राज्य में बहुत महत्व दिया जाता था, मजा आ जाता था उन लोगों को काली मिर्च खा के, क्योंकि आप कभी अगर जीवन में बाहर विदेश की यात्रा कीजिएगा तो आपको एक चीज आप जरूर याद कीजिएगा, भारत का खाना। जैसे मैं तमाम अलग अलग देशों में गया हूं तो मुझे एक चीज सबसे ज्यादा याद आती है, वो है भारत का खाना। जो भारत का खाना है वो इतना ही लजीज है, इतना ज्यादा स्वादिष्ट है कि आप इसको निश्चित तौर पे बाहर दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, भारत के खाने को आप जरूर याद करेंगे। ठीक है, तो भारत के खाने, क्योंकि भारत की जो जलवायु है इसमें तमाम तरीके के अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, काली मिर्च, मूली, अदरक, गाजर, सब कुछ पैदा होता है। यार आप देखो ना, क्या चीज ऐसा है जो नहीं पैदा होता। ये प्रकृति का बहुत बड़ा भारतीयों पे आशीर्वाद है। ठीक है, तो यूरोपीय लोग का ऐसा जलवायु था जहां पे काली मिर्च नहीं पैदा होती थी, तो ये लोग बेचारे काली मिर्च को क्या कहते थे? काला सोना कहते थे, ब्लैक गोल्ड कहते थे। कहते थे अरे ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, मजा आ गया खा के। प्रकृति ने भारत को बहुत अमीर बनाया है जलवायु के तौर पे, संसाधनों के तौर पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं रहा है कि मतलब इनका, ब्रिटेन का मेरे ख्याल से इतिहास का एक बहुत बड़ा समझिए काला अध्याय था कि जिस तरीके से ब्रिटेन ने इतने बड़े देश के ऊपर उसको गुलाम बना लिया, ये हमारे समझ लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। नहीं तो जो आज अमेरिका और यूरोप है ना, वो भारत, दुनिया का जो धुरी बना हुआ है, वो धुरी जो है कहीं ना कहीं भारत होता, क्योंकि भारत जो है पूरी तरीके से संसाधनों से परिपूर्ण है, जिसका शोषण कई सालों तक, कई सदियों तक विदेशियों ने किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट डज नॉट होल्ड ट्रू अबाउट ग्राम भोजका, द विलेज लीड मैन इन नॉर्थ पार्ट। तो जैसे ग्राम भोजका जो है प्रधान जैसे होते हैं, उस तरीके से उत्तरी क्षेत्र में जो वो होते थे उनको क्या कहते थे? ग्राम भोजका कहते थे। ठीक है, क्या चीज गलत लिखी है? तो किंग नेवर यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस, तो ऐसा नहीं है। प्रधानों का काम, जो ग्राम भोजकों का जो काम था, वो राजा के लिए टैक्स का कलेक्शन ही उनका मेन रोल था। ठीक है, तो उनका काम ही, राजा ने कभी भी कर वसूली के लिए उनका उपयोग नहीं किया, ऐसा नहीं है। राजा उन्हीं के माध्यम से, ग्राम भोजकों के माध्यम से ही टैक्स की वसूली करता था। ये लोग क्या होते थे? बड़े बड़े जमींदार होते थे, और ये लोग उस जमीन को उपजाऊ बना के उसके ऊपर खेती करते थे, और जब खेती के फसलें निकलती थी तो उसमें से या तो कुछ अंश है या तो उसके बदले कुछ सोना है, वो अपने राजा को देते थे, तभी राजा इनको संरक्षण देता था। ठीक है, इस तरीके से सिस्टम चलता था। इसको आप कह सकते हैं फ्यूडलिज्म, फ्यूडल लॉर्ड्स। ये सब फ्यूडल, जो यूरोप में जो वर्ड यूज होता है ना, फ्यूडलिज्म और फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में, वो ग्राम भोजका जो है भारतीय वर्जन एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको। बहरहाल, निम्नलिखित में से कौन सा शासक लगभग 2000 वर्ष पहले रेशम मार्ग के नियंत्रण करने के लिए जाना जाता था? रेशम मार्ग का नियंत्रण की आप कभी भी बात शुरू की सुनिएगा, और भारतीयों के बारे में बात अगर हो रही है तो वो सिर्फ एक नाम आएगा, कुषाण वंश का कनिष्का। कुषाण जो थे, इन्होंने ही रेशम मार्ग को पूरा कंट्रोल करके इससे बहुत ही लंबे समय तक लाभ उठाया था। बुद्धिज्म में बौद्धित्व किसको कहते हैं? बौद्धित्व किसको कहते हैं? तो आप मोटा मोटी समझिए, बौद्धित्व का मतलब होता है फरिश्ते, जैसे एंजल्स कह लीजिए। ठीक है, जैसे कि बौद्धित्व अलग अलग नाम के हैं। एक बौद्धित्व का नाम है पद्मपानी, ठीक है, एक बौद्धित्व का नाम है अमिताभ, जो हाथ में पुस्तक लिया हुआ है, उसकी फोटो है। पद्मपानी जो है हाथ में फूल लिया हुआ है। ठीक है, ये यूपीएससी में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा बौद्धित्व ने हाथ में क्या लिया हुआ है, उसका मतलब क्या है कौन से बौद्धित्व का। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी आप ये समझे बौद्धित्व क्या कहते हैं? द पर्सन हु अटेन इनलाइटनमेंट, जो फरिश्ते हैं जिन्होंने इनलाइटनमेंट, मोक्ष प्राप्त हो गया, जिन व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनको बौद्धित्व कहते हैं। जो बौद्धित्व, जो फरिश्ते बन गए हैं ज्ञान प्राप्त करके, उनको क्या कहा जाता है? बौद्धित्व। सॉरी, उनको बौद्धित्व कहा जाता है।
अगला सवाल, दो स्टेटमेंट दिया गया है, असर्शन रीजन के, इस तरीके के सवाल भी आपको जो है पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं, रोमन साम्राज्य दक्षिण भारत के साथ व्यापार करता था। बिल्कुल सही बात है, रोमन साम्राज्य दक्षिण भारत के साथ व्यापार करता था, और करते करते बेचारे इतने गरीब हो गए थे रोमन वाले कि इनका जो एक इतिहासकार है प्लोमी, उसने ये कहा कि इनके साथ व्यापार मत करो, तुम लोग लुट जाओगे। भारत जो है एक कटोरे के सामान है, जहां पे पूरे यूरोप का सोना उस कटोरे में चला जा रहा है। इट्स अ सिंक होल ऑफ गोल्ड, इसने वर्ड यूज किया है, सिंक होल यानी कि सोख ले रहा है। यूरोप के सारे सोने को ये भारत जो है सोख ले रहा है। इतना डरते थे भारत से। जो आज ट्रेड की बात हो रही है ना, जीटीए, गैट्स हो गया, यूनाइटेड नेशन, ये सब कुछ नहीं था। भारत भारत था एक टाइम पे। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य जो है दक्षिण भारत के साथ व्यापार करता था, और करता क्या था, हमारे यहाँ से बेचारे गरीब लोग काली मिर्च लेके जाते थे और अपने यहाँ का सोना ले जाते थे। आप सोचो, काली मिर्च के बदले सोना मिल रहा है। आज कहिए 4 आना मतलब 20 रुपए 25 रुपए में मिल जाती है वो चीज, एक समय पे वो बहुमूल्य माना जाता था। रोमन सोने के सिक्के दक्षिण भारत में पाए गए हैं, क्योंकि रोमन्स के पास कुछ नहीं था जो भारतीयों को चाहिए। उनके पास कुछ भी नहीं ऐसा था जो भारत चाहता था, लेकिन उनको जरूरत थी हमारी। उनके पास कपड़े पहनने को नहीं थे, क्योंकि कॉटन प्रॉपर नहीं उगा सकते, तो भारत से कॉटन ले जाते थे, चाइना से सिल्क ले जाते थे। ठीक है, काली मिर्च खाने को नहीं थी, हमारे यहाँ से काली मिर्च ले जाते थे। ठीक है, और उसको क्या कहते थे, काला सोना कहते थे। सोचिए ना, आज देखिए आज कितना चौड़ में कहते हैं मैं तो यूरोप से, यूरोप वाले का वीजा नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ वैल्यू थोड़ी ना थी, आज बन गई है वैल्यू 100-200 साल से। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है कि दक्षिण भारत से यूरोपीय लोग व्यापार करते थे, और यूरोप से जुड़ी हुई तमाम चीजें, यूरोप के सोने के सिक्के भारत के दक्षिण भारत में हम मिले हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, 2000 साल पहले एक व्यापारी बताता है कि वो गाजा, पेट्रा, ओपेलोगास गया था। ठीक है, गाजा तो आप जानते ही होंगे, आजकल बड़ा न्यूज में चल रहा है, कहाँ है, इजराइल में है। पेट्रा भी उसी तरफ में है, मेरे ख्याल से सीरिया में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तुर्की में या सीरिया में है। ठीक है, यूरोप की बात कर रहा है बेसिकली, कोई यात्री है जो यूरोप गया था। ठीक है, तो वो किस तरीके से गया होगा, वो उसने कौन सा रूट अपनाया होगा। उसने रूट अपनाया होगा जो कुषाण इस्तेमाल करते थे। कुषाण का रूट कंट्रोल बाय कुषाण, यानी सिल्क रूट अपनाया होगा, तभी वो इन जगहों पे जा सकता था। आंसर हो जाएगा सी, रूट कंट्रोल बाय सिल्क। कुषाण द्वारा नियंत्रण किया गया मार्ग ही वो लोग अपना के इन जगहों पे जाया जा सकता था। ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे मेरे ख्याल से इसी से जुड़ा हुआ पॉलिटिकल गुप्ता डायनास्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद मेडिवल होते हुए हम लोग मॉडर्न में हम लोग एंटर कर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर द चैनल फॉर हम लोग मोटिवेटेड रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच।